ये बीपीएससी का जनरल साइंस का लेक्चर 11 होगा और मैंने आपको पिछले 1-2 लेक्चर से केमिस्ट्री स्टार्ट करा दी है। और एक लेक्चर था जिसके अंदर जो है उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप है, तो मैंने पिछले 1-2 लेक्चर से केमिस्ट्री स्टार्ट करा दी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट भी है, तो मैं बीच बीच में कुछ जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको कराता रहूंगा, और मतलब कुछ वो थोड़ा सा आपको उसका जो है डेप्थ में जाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने में। तो फिजिक्स के मैंने जितने कराए हैं आपको, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि छुड़वा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जो सिंप्लीफाइड करके सारी चीज़ों को समझाने की। लेक्चर हो सकता है बड़े हो जाएं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को समझ में आए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आयोग ने किस टाइप के पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये 9th क्लास का एक जो चैप्टर है साइंस का, वहाँ से ये जो चैप्टर उठाया गया है अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो चैप्टर नंबर 2 है जो केमिस्ट्री का, तो वहाँ से ये उठाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं कि मतलब ये 2023 में पूछा था कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं समझ में आती है। लेकिन जिनका इंटरेस्ट होता है साइंस में, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं। हालांकि उनसे भी गलती हो जाती है, तो पढ़ते रहना चाहिए। अब ये 2022 में क्वेश्चन पूछे थे, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। एक क्वेश्चन ये पूछा था 2022 में पूछा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। और एक ये क्वेश्चन पूछा था, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देख रहा होता हूँ, तो उसके अंदर से एक आधा कोई क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। तो ये वाला जो शायद मैंने ये वाला टॉपिक आपको करा दिया, इससे 1-2 लेक्चर पहले ही कराया था। शायद मुझे पता भी नहीं है कि मुझे लगता है करा दिया है, क्योंकि मुझे 3-4 दिन हो गए लेक्चर अपलोड करो हुए, तो मुझे पता नहीं रहा है। तो अब मैं अगर नहीं हुआ तो मैं इसको करा दूंगा। ठीक है। ये जो एवोपरेशन से रिलेटेड है, जो एवोपरेशन की जो जैसे मैंने सब्लिमेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, एक सब्लिमेशन वाला, तो शायद पता नहीं, मुझको ध्यान नहीं रहा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अपने आप में क्वेश्चन है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो मैं इसको अगर नहीं होता है सॉल्व, क्योंकि ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन हम ये भी देखेंगे, और मुझे इसका जवाब देना आप हो सके तो सर्च करके, अगर आपको पता है, ऑनेस्टली पता है, अगर वैसे ही पता है तो सर्च वर्च करके आप बताते हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। और ये जो क्वेश्चन थे वो आयोग ने पिछले सालों में, काफ़ी पुरानी क्वेश्चन है ये वाले, और ये भी काफ़ी पुराने क्वेश्चन, सारी चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ पर ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखो तो दोनों क्वेश्चनों में क्या सिमिलरिटी है। कन्वर्ज, दोनों क्वेश्चन एक ही थीम पर, जो सब्लिमेशन होता है उसी पर बेस है। तो मैंने सब्लिमेशन बता दिया आपको पिछले वाले में, लेकिन उसका थोड़ा सा कंपोनेंट छूट रहा था कि भाई वो भी आज मैं करा दूंगा। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है 2020 में पूछा था आयोग ने, तो मिक्सचर ऑफ द नेफ्थलीन दैट इज द सब्लिमेशन पर बेस है ये। तो हम करेंगे क्या होता है सब्लिमेशन, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। अब देखो, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मैंने कोशिश की यहाँ पर कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो, ठीक है, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, हम बोलते हैं कि वो मैटर है। जैसे आप अपने रूम में गए, तो अपने रूम में कुछ ना कुछ मास आप ऑक्यूपाई, जो है आपका कुछ मास होगा और आपका वॉल्यूम होगा। और आपने देखा होगा कि कॉर्नर में कहीं ना कहीं कुछ ना कोई, चाहे छोटा सा एक पार्टिकल ही पड़ा क्यों ना हो, जो आपको दिखाई दे रहा हो, उसका भी अपना मास होगा। हो सकता है बहुत कम हो, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा हो सकता है, छोटा सा ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो उसने, लेकिन उसका अपना मास है और वो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना कर रखा हो। तो हम बोलेंगे कि ये मैटर है। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि जिनका मास नहीं होता है, मास लेस होती हैं, बहुत या बहुत कम मास होता है उनका। तो हम उनमें नहीं जाएंगे, हम बहुत ही जो पार्टिकल फिजिक्स है उसके अंदर बात नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जो है केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हमको दिखाई देती है उनका मोस्ट ऑफ का मास ही होता है, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। अब ये जो मैटर है वो आपको जनरली 3 फॉर्म में दिखाई देने के लिए मिलता है। मैटर की वैसे 5 फॉर्म होती है, लेकिन अब जनरली आप जो देखोगे उसके 3 फॉर्म दिखाई देने के लिए मिलेगी। एक मैटर आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, एक लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा, और एक गैसियस फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये जो है मैटर जो होता है उसकी 3 फॉर्म होती है, आपको जो जनरली दिखाई देती है अपने चारों सराउंडिंग में। अब मैटर, अभी हम ये पढ़ेंगे जो मैटर होता है वो आपको, अभी हम मैं आगे आगे वाली स्लाइड में पढ़ाऊंगा कि मैटर जो है
जो मेटल आपके अगर नॉन जैसे मैंने कहा कि आपको सॉलिड में मिल जाएगी, आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएंगी, मेटल की फॉर्म में मिल जाएंगी, लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगी, गैस की फॉर्म में मिल जाएगी, मतलब आपको नॉन मेटल की फॉर्म में मिल जाएगी। तो भी हम देखेंगे। अब ये जो मैटर होती हैं कभी कभी, मतलब आपने देखा होगा, आपने एक मुट्ठी, जैसे मान लो कहीं आप गए, किसी सपोज करो आप गोल्ड की माइन में चले गए, तो वहां पर गोल्ड गोल्ड एकदम प्योर पड़ा हुआ है। ठीक है, गोल्ड एकदम प्योर पड़ा हुआ है। आपने पूरा एक बार उठा ली, कोई प्योर गोल्ड है, कोई उसको प्योरीफाइड नहीं कहेगा, वो नेचुरली प्योर हुआ है। तो वो क्या है, वो भी मैटर है। लेकिन वो कैसी मैटर है, उसमें सारे के सारे जो एटम है वो केवल गोल्ड 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 गोल्ड, उसके अंदर कोई सिल्वर विल्वर कोई कुछ नहीं है, सारे के सारे जो मेटल है उसको बोलेंगे वो प्योर सब्सटेंस है। मतलब मैटर हमारे प्योर सब्सटेंस में मिलती है और मैटर आपको मिक्सअप फॉर्म में मिलती है। जैसा आपने देखा होगा नाली में, गंदे नाली में जो है कीचड़ जाता है, उसमें सड़ी हुई गोभी, उसमें सड़े हुए आलू, उसमें किसी की पॉटी, किसी का फलाना ढिमकाना, तो वो क्या है, वो एक टाइप का हमारे पास इम्प्योर हो गया। लेकिन हम इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं, वो अलग मेथड हम देखेंगे इसको। तो इम्प्योरिटीज जो होती है वो दो टाइप की मिलती है, जो मिक्सर होते हैं, इनको मिक्सर बोलते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंस हो गए, जैसे मैंने कहा कि मैटर, आपको जो मैटर होता है, ये सारी चीजें मैटर है, तो मैटर कैसे मिलता है, या तो आपको एकदम प्योर मिले, चमचमाती चीज। ठीक है, तो चमचमाती चीज तो बहुत ही कम मिलती होती है, मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट है उनको प्योरीफाई करके निकालना पड़ता है। तो कुछ जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट हो जाते हैं उसमें से, और कुछ होते हैं कंपाउंड। अभी क्या होते हैं, अभी डिटेल से देखेंगे इसके अंदर, बस समझते चले जाओ ये चार्ट को। और कुछ मैटर मिलेगी आपको मिक्सर फॉर्म में। जो मिक्सर होता है वो होमोजेनियस हो सकता है और हेट्रोजीनियस। क्या होता है अभी देखेंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सर और होमोजेनियस मिक्सर। पर थोड़ा सा टेबल समझते हो कि मैटर चल क्या रहा है। अभी मैं आपको इन सारी चीजों की, मैंने ये सारी चीजें क्लासीफाई की हैं, बनाया है इनको, जिससे आपको ये समझ में आया है एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। इन सारी चीजों को मैं, जो नॉन साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो उनको समझाऊंगा। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, पूरा लेक्चर इसी पर बेस है। और फिजिकल चेन, केमिकल चेन इन पर बेस है, और क्या सब्लिमेशन होता है, कैसे इनको, अगर मिक्सचर है तो फिर मिक्सर्स, आपके पास कोई मिक्सचर है तो फिर आप कौन कौन से जो है टेक्निक का यूज करेंगे, मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे, और जो कौन सी जो उसके अंदर आपने मिला दिए चीजें, तो उसको अलग करने के लिए। अब बात ये, जैसे मैंने यहाँ पर एक और अच्छा सा चार्ट दिया है, तो आप देख सकते हो, ये वाला जो चार्ट है, ये वाला मैंने एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर दिया था, जिससे आपको समझ में आया। अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। एक समझ में, आपके दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी, ऐसा भी कुछ होता है। ये और है, अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, जो मैटर होती है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, गैसेस फॉर्म में मिलेगी। और ये जो होते हैं, ये जो कभी कभी क्या मिलेगा, सॉलिड सॉलिड आपस में मिल जाएंगे, तो एक क्या करेंगे, सब्सटेंस बना देंगे। और वो सब्सटेंस हो सकता है प्योर हो, या सॉलिड कभी लिक्विड के साथ मिलकर मिल जाए। ठीक है, जैसे कीचड़ में क्या होता है, कभी बहुत सारी मेटल पड़ी हुई है तो उसमें बहुत सारा गोबर भी होगा, तो वो क्या है, सब मिक्सर है। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है एकदम प्योर, समझे। तो मैटर आपको प्योर फॉर्म में मिल सकता है, मिक्सर फॉर्म में मिल सकता है। अगर प्योर फॉर्म में होगा तो वो किस टाइप का होगा, एलिमेंट फॉर्म में होगा, सॉरी, एलिमेंट फॉर्म में होगा और कंपाउंड फॉर्म में होगा। और ये जो एलिमेंट होते हैं, इसमें देखेंगे एलिमेंट में क्या क्या होता है। एलिमेंट में मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, और मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड किसको बोलते हैं, मेटलॉइड उनको बोलते हैं जो कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको मेटलॉइड बोलते हैं। अब ये नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस होती है वो नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आती है। तो इसको अलग से करने की इन्होंने जो है, जहाँ से मैंने डायग्राम उठाया उन्होंने अलग से इसको डिवाइड करके दिखा दिया। अदरवाइज ये नॉन मेटल जो होती है, नोबल गैसेस जो होती है, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आती है। कंपाउंड को, अगर आपने कंपाउंड को मिला दिया तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। और आप, ये जो एटम होते हैं, एटम किससे मिलकर बने होते हैं, एटम मिलकर बने होते हैं। और सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, मॉलिक्यूल को मिलाने से आपका जो कंपाउंड बन जाता है, और जो एटम होते हैं सेम टाइप के, वो एलिमेंट बनाते हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चार्ट के समझने से आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी आएगी, भाई ये कुछ ऐसा भी होता है। इसमें मिक्सर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सर, हेट्रोजेनियस मिक्सर। इनको सेपरेशन करने की अलग अलग टेक्निक है। तो ये यहाँ पर सॉल्यूबल, ये अभी देखेंगे कुछ टेक्निक्स। मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको, जो एग्जाम में पूछी गई है, आई हुई है, उसी के बारे में बताना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है, देखो मैटर जो है एक, जैसे मान लो अपना, आपने ली कैंडल, कैंडल ले लिया आपने। अब आप ना कैंडल को, दीपावली अभी निकली है तो कैंडल लिया आपने, कैंडल को आपने जला दिया, तो क्या होगा, उसका जो बड़ा सा आप देख रहे हो तो मोम मोम होता है उसके अंदर, और जो ये बैक्स होता है, और इसके अंदर एक छोटी सी बत्ती होती है, तो आपने इसको जला दिया तो ये जलना शुरू हो गई। तो इस कैंडल के अंदर दो चेंज होते हैं, एक तो होता है केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का क्या मतलब हो गया, फिजिकल चेंज का मतलब ये हो गया, ये जो कैंडल था, ये कैंडल में जो यहाँ से यहाँ तक वैक्स लगा हुआ था, आप ये जलता जाएगा जलता जाएगा जलता जाएगा, और जलने के बाद पूरा का पूरा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर हो जाएगा, अब ये जो वैक्स आपको मिला, तो आप क्या काम करते हो, फिर से इसको मेल्ट करके फिर से इसको आप एक बड़ा सा जो है वो बना सकते हो, एक कुछ बना सकते हो, पेंसिल की शेप का कुछ बना सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, ये जो बैक्स था, बैक्स मेल्ट वाले से हो गया, शेप चेंज होगी इसकी, लेकिन क्या हुआ, फिर से आप इसको चेंज कर सकते हो।
अब यहाँ पर देखते हैं, तो आग ये यहाँ पर क्या है, इसकी जो है बत्ती जल रही है, नीचे से ऑयल जल रहा है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, जो ऑयल है वो कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें, दूसरे मैटर में, दूसरी जो पार्टिकल्स है उसमें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइ जो ये जो तेल वेल जल रहा है, जो नीचे से आप कोई भी दे रहे हो, तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं और वो ऊपर जाते हैं फिर जलते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन, इन सारी चीजों में। तो ये जो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है वो कैसा, केमिकल चेंज। ये जो मोमबत्ती पिघल गई, दैट इज द फिजिकल चेंज। तो अब फिजिकल जो चेंज होते हैं वो, मतलब जैसे मैंने कहा फिजिकल चेंज, मोमबत्ती जो आपके पास वैक्स मिला मोमबत्ती को मेल्ट करके, उसका आप कुछ भी बना दो, उसको फिर से मोमबत्ती बना दो आप। तो मतलब फिजिकल चेंजेस में होता है कि एक फिजिकल चेंज से जो आपने एक बार मेल्ट, आपको जो सब्सटेंस मिला आपने उसको मेल्ट कर दिया, तो फिर से आप उसको मेल्ट करके नया एक सब्सटेंस बना सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर एक बार जो चीज बन गई फिर उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या है, जो चीजें होती हैं वो फिजिकली होती हैं। फिजिकल का मतलब इसमें कोई केमिकल, जो फिजिकल चेंज में कोई केमिकल बाउंड नहीं होता। देखो केमिकल का मतलब होता है क्या, जैसे मान लो कोई एटम है, ये मान लो ये एटम है, तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, अंदर न्यूक्लियस होती है, मैंने पिछले वाले चैप्टर में आपको बताया था, यहाँ पर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन को जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई ऐसा बी और एटम है, तो बी ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ चला जाएगा, तो ये आपस में बाउंड हो जाएंगे, जैसे कि H2O। तो H2O क्या है, H2O एक जो है केमिकल, जैसे कि हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इन्होंने क्या बना दिया, O2। तो ये क्या है, केमिकल चेंज हो गया। अब इसको तोड़कर आप, अब जब इसके द्वारा से बना होगा इसमें, तो आपको काफी केमिकल इक्वेशन करनी पड़ेगी, मतलब हीट देनी पड़ेगी। तो ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं है। तो फिजिकल चेंज के अंदर होता क्या है, फिजिकल चेंज के अंदर आपके कोई केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती है, और फिजिकल चेंज के अंदर जो है चीजें रिवर्स की जा सकती है। मोमबत्ती मेल्ट होगी, उसका छोटा सा इतना सा ये यहाँ पर मिल गया आपको, फिर से उसको मेल्ट वेल्ट करके फिर से मोमबत्ती बना दो। तो फिजिकल चेंज में आप रिवर्स कर सकते हो चीजों को। यहाँ पर दे रखा है कि मेल्टिंग ऑफ द बैग्स और मेल्टिंग ऑफ द आइस, ये सारी चीजें, जैसे आपने आइस को मेल्ट कर दिया, ठीक है, आइस को मेल्ट कर दो और फिर उसको फिर से फ्रीज के अंदर रख दो, तो फिर से वो आइस बन जाएगा। तो और ज्यादा आपने उसको वो कर दिया तो वाटर वेपर बन जाएगा, वाटर वेपर को ठंडा कर दो फिर से वो आइस बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है फिजिकल प्रोसेस होता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे बहुत सारे, जैसे हमने कागज को फाड़ दिया, तो कागज फाड़ना कैसा हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया। लेकिन कागज को जलाना, उसकी जो राख बनी, उस राख से फिर से आप कागज नहीं बना सकते, तो ये केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर केमिकल चेंज के बारे में मैं आपको पीछे बता ही रहा था। केमिकल जो चेंज होते हैं इसमें केमिस्ट्री की इक्वेशन पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2, और इनको रिएक्शन कराकर क्या बन गया, H2O। तो ये इस टाइप की, आप कहीं से आग लगाओगे, कहीं प्रेशर अप्लाई करोगे, तो इस टाइप से जो आप आग, हीट, प्रेशर का अप्लाई, ये इन सारी चीजों को अप्लाई करके आप एक कंपाउंड तैयार करते हो। तो वो जो कंपाउंड तैयार हो गया, जो भी आपके पास कंपाउंड मिला, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन मिल गया आपको, तो सॉरी वाटर मिल गया आपको, तो वाटर क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये ऐसे नहीं मिल गया कि भाई आओ एकदम इनको मिक्स कर दिया आपने, सब पानी बन गया, ऐसे नहीं मिला। इनको काफी और टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत होती है, जब ये अर्थ पर पानी मिला है। तो ये कैसा चेंज है, ये केमिकल चेंज है। अब आपको इस जो भी, अब केमिकल चेंज में एक प्रॉब्लम होती है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है इनकी इसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तभी आपस में मिलकर पानी बनाएंगे H2O। तो होगा क्या, ये जो H2O बना, वाटर, ये जो कंपाउंड बना, ये ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेगा, ना इसकी ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा पानी की। तो जब भी केमिकल ये केमिकल चेंज होता है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। उसमें केमिकल चेंज में ये होता है कि जो एटम जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसा आपने देखा कि आपने जो है दही रख ली, दही फट गई, ठीक है, मैं दूध रखा, दूध नहीं है, तो दूध के अंदर जो है दूध रखा आपने, तो दूध क्या हो गया, फट गया, उसकी बन गई दही, खट्टा हो गया, पनीर बना लिया। तो क्या पनीर से फिर से दूध बना सकते हो, नहीं हो सकता है। ठीक है, आप जो है कुकिंग ऑफ द फूड, आप खाना बना रहे हो, तो आपने क्या करा, पहले लाए आलू, गोभी, उनको सबको मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स करने के बाद फिर उनको एक नीचे से हीट दी, हीट देने के बाद फिर वो बन गई सब्जी, मिक्स वेज बन गया। तो दैट इज अ मिक्स वेज, क्या हो गया, केमिकल चेंज। अब फिर मिक्स वेज से आप पूरा आलू नहीं बना सकते हो कि भाई अब मैं फिर से पेड़ लगा देता हूँ आलू का, या फिर मैंने बैंगन इसमें डाला है तो मैं इसको रिप्रोसेस करके इसको बैंगन का पेड़ ही बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, जो चेंज हो गया हो गया। तो जो केमिकल चेंज होता है इसके अंदर चीजों को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। पूछा है क्वेश्चन आयोग ने यहाँ पर, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में मैंने यहाँ पर ये डिफरेंस दिया है, आप इसको जरूर करके जाना। फिजिकल चेंज का रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब आप
अगर आपने कोई सब्सटेंस बना लिया, मान लो कोई एक है, आपने जो मोमबत्ती को पिघलाया, उस एक नई छोटी सी, हो सकता है आपको छोटा सा सब्सटेंस मिल गया, ये छोटे से सब्सटेंस से फिर से आप जो मोमबत्ती बना सकते हो। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री जो केमिकल चेंज होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बार आपने पेपर को जला दिया, ठीक है, तो पेपर जल गया तो उसकी राख बन गई, फिर राख से आप पेपर नहीं बना सकते हो। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के अंदर जो रिवर्स नहीं किया जा सकता है चीजों को, कैन नॉट बी रिवर्स, इसके अंदर रिवर्स किया जा सकता है। ये जो होता है इसमें एटॉमिक लेवल पर काम होता है केमिकल चेंज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। आप फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जैसा आपके पास कोई मान लो एक लकड़ी थी, गीली है, आपने इसको मेल्ट कर, मतलब थोड़ा सा इसको फोर्स लगाकर मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज। हो सकता है कि आप इसको फिर से करके सीधा कर लो, तो ये क्या, सॉरी, ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है, एक बार एटम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इतना आसान नहीं होता उनको रिवर्स करना। ठीक है, तो ये केमिकल फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। मैटर आपको एलिमेंट फॉर्म में मिल जाएगा। एलिमेंट फॉर्म क्या होता है, देखो अ, अब समझो जरा एलिमेंट होते क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, गोल्ड है। गोल्ड तो सबको ज्यादा प्यारा है। और ये ले लो सिल्वर, सिल्वर। और यहाँ पर ले लिया मैंने सोडियम। और ये ले लिया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो एटम की बात, ये जो गोल्ड की बार है, तो इसमें पूरे के पूरे मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें 100%, 99% किसी चीज की मिलावट नहीं है, 100% गोल्ड है, गोल्ड है। तो इसके अंदर किसी चीज की मिलावट नहीं है। तो इसके अंदर जितने भी एटम होंगे, सबके सारे के सारे किसके होंगे, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे किसके होंगे, गोल्ड के ही एटम होंगे। अब ये सिल्वर है, सिल्वर के अंदर कोई मिलावट नहीं है, तो ये सारे के सारे जितने भी एटम होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, ये सिल्वर के होंगे। अब ये सोडियम है, तो सोडियम एक मेटल होती है, सोडियम के अंदर जितने भी मेटल आइटम होंगे, मिलावट नहीं है कुछ भी, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर किस किस के जो एटम होंगे, केवल सोडियम के होंगे। क्लोरीन के अंदर केवल क्लोरीन, क्लोरीन के होंगे। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये अपने आप में एक एलिमेंट है। आप समझ गए। अगर मैं यहाँ पर सोडियम और इसको मिला दूं दोनों को, तो ये मेरे पास एक एलिमेंट नहीं बन गया, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है अपने आप में, उसमें किसी टाइप का कोई मिक्सर विक्सर नहीं होता है, इंडिविजुअल एकदम अलग सेपरेट, उसमें कोई मिक्सर नहीं है। तो एलिमेंट जो होते हैं वो केवल एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। और एलिमेंट को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। मेटल फॉर्म में मिलते हैं, नॉन मेटल फॉर्म में। और जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको मेटलॉइड बोलते हैं, वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मेटल फॉर्म में क्या मिलेगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और ये जो होते हैं नॉन मेटल में क्या मिलेगा, नॉन मेटल में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो नियॉन, क्रिप्टॉन, जियोन, नोबल गैसेस जो होती हैं, ये मिलती है। और इन दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी शो करने वाले कुछ मटेरियल होते हैं उनको बोलते हैं हम मेटलॉइड। तो मेटलॉइड की फॉर्म में भी मिलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स को कुछ प्योर नहीं होता। अब आप कहोगे मुझे चाहिए 124 कैरेट का गोल्ड चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होगा भाई मुझे पूरे का पूरा इसके अंदर एक भी जो सिल्वर का एटम नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो एटम होने चाहिए वो गोल्ड के ही होने चाहिए। तो मतलब गोल्ड का जो एटम है वो अपने आप में प्योर है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा था कि कोई भी चीज जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अपने आप में मेटल्स, अगर मान लो हमने किसी चीज का भी एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन का ले लिया, सोडियम का ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया, किसी का भी ले लिया, तो उसके हमने तोड़ लिया, मान लो गोल्ड का ही है, तो गोल्ड का आपने एक ले लिया, एक पार्ट तोड़ लिया यहाँ से, तो ये पार्ट था, इसको मैग्नीफाई मैंने कर दिया, तो मैग्नीफाई करके कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसके बीच में अगर आप इसको देखोगे तो ये न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर और ये न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इस टाइप से घूम रहे होते हैं, ऐसा। तो ये क्या है, मतलब एलिमेंट भी बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एटम। ठीक है, एटम 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 को फिर डिवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो इतना हम डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब ये बात होगी एलिमेंट क्या होते हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल होते क्या है। मैं यहाँ पर देखो देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जो एकदम प्योर सब्सटेंस होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल, अब तो आप समझ रहे हो, देखो फिर से समझो, ये क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सॉरी ये इसको हटा देता हूँ, एक हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम, तो इसने बना दिया H2O। ठीक है, इन्होंने हाइड्रोजन गैस बना दी। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम मिले, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम मिले तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल। अब इसमें होगा क्या, अगर हम मान लो एक हाइड्रोजन का एटम ले लो, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम ले लो, और ऑक्सीजन के एक एटम, समझो जरा यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिया अपना,
हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया। अब इन तीनों को आपने कर दिया मिक्स, तो क्या बन गया आपके पास H2O। तो ये जो H2O बना दैट इज द क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ द ये, तो इसके अंदर क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल जो हो सकते हैं वो सेम मतलब एलिमेंट के जो सेम एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं, और दो अलग अलग टाइप के उस एटम से एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट था और हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, तो इनको दोनों को मिलाया तो हाइड्रोजन मिल गया, तो ये मॉलिक्यूल बन गए। समझ गया। अब ये जो एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें केवल एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं, एटम से छोटी कोई चीज होती नहीं, तो एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना, ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, तो एटम पार्टिसिपेट करता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दी जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। भाई कंपाउंड होता क्या है, देखिए ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला, ये शुगर। जैसा आप दिन रात यहाँ पर मतलब इतनी मिठाई खाई जाती है ना इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ये सबके पेट में ये जा रहा है शुगर। ठीक है, शुगर जा रहा है, तो शुगर के अंदर क्या जा रहा है, शुगर के अंदर जा रहा है आपका कार्बन, शुगर के अंदर जा रहा है हाइड्रोजन, शुगर के अंदर जा रहा है ऑक्सीजन। तो शुगर के ये जो ऑक्सीजन होता है, शुगर के कितने एटम जा रहे हैं, 11, और कार्बन के कितने एटम गए आपके पेट में, 11 सॉरी 12, और उसके हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11। तो ये आप देख रहे हो, कार्बन का एटम और हाइड्रोजन का एटम और इसका एटम, ऑक्सीजन का एटम, तो क्या होगा, ये मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद आपके पास जो मिला ये कंपाउंड मिल गया। अब इसको आप ऐसे भी सोचो, कार्बन का एलिमेंट, हाइड्रोजन का एलिमेंट और ऑक्सीजन का एलिमेंट ये आपस में मिल गए, तो मिलने के बाद इन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड। तो ये अपने आप में थोड़ा सा ये मुश्किल है। तो एलिमेंट जो होते हैं एक ही टाइप के मिलके मिलके मतलब एक ही टाइप के होते हैं, और जो ये जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर दो टाइप के भी हो सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि पानी के बारे में, अभी शायद मैं कहीं एक एग्जाम्पल और डाला है मैंने इसके अंदर। हाँ, तो देखते हैं अगर आता है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये मैंने यहाँ पर डाल दिया कि जो 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड में केमिकली चीजें मिली हुई होती है और एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिली हुई होंगी। जैसे यहाँ पर वाटर है, तो वाटर H2O, तो वाटर के अंदर क्या होगा, H और O एक 2:1 के रेशियो में मिले हुए होंगे। ऐसा नहीं कि ये जो है 3:1 के रेशियो में मिला है। तो इनमें यहाँ पर रेशियो बहुत मैटर करता है, किस प्रोपोर्शन में इनको मिलाया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनको किस रेशियो में इसको मिलाया गया है। तो हमने मॉलिक्यूल देख लिया और कंपाउंड के बारे में देख लिया। तो कंपाउंड जो बनते हैं वो केमिकली रिएक्शन करके बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मिक्सर की। तो मिक्सर में क्या हुआ, देखो आपने लिया एक मिक्सर, समझो आपने लिया एक पानी का गिलास, ये पानी है, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, रेत डाल दिया। आपने क्या डाल दिया इसमें, इसमें डाल दी आपने कंचे डाल दी खेलने वाले। इसमें क्या डाल दिया आपने, दाल डाल दी। इसमें क्या डाल दिया, चावल डाल दिया। तो क्या बन गया, मिक्सर। ये मिक्सर के अंदर फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर कोई भी एटम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, और प्रोपोर्शन मैटर भी कर सकता है, नहीं मतलब प्रोपोर्शन मैटर कर भी सकता है नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि आपने इसके अंदर आधी किलो पानी डाल दिया, आधी किलो इसके अंदर आलू डाल दिया, आधी किलो इसके अंदर दाल डाल दी, आधी किलो इसके अंदर, तो ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है आपने जो है पानी जो है 2 किलो डाल दिया, 2 लीटर डाल दिया। तो ये भी हो सकता है कि प्रोपोर्शन सेम हो भी सकता है, प्रोपोर्शन सेम नहीं भी हो सकता है। इसके अंदर जनरली जो फिजिकल प्रोसेसिंग होती है मिलाने की चीजों को, जैसा आपने क्या क्या आपने जो है आटे के अंदर पानी मिला दिया, तो आपने वो सब मिक्सअप कर दिया एक साथ में, तो दैट इज द फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस ये इसको बोलते हैं मिक्सर। अब ये जो मिक्सर मिलता है, जैसे कि लेमोनॉइड हो गया, ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी, ये सारे के सारे मिक्सर है, मिक्सर के एग्जांपल है। अब हम यहाँ पर ये मिक्सर हो गया। अब ये जो एक और चीज यहाँ पर जो आ गई है मिक्सर के अंदर, ये जैसा देखिए ये एलपीजी किस किस का मिक्सर है, एलपीजी इसके अंदर एलपीजी जो मिक्सर होता है वो किस किस का होता है, उसके अंदर ये ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसेस होती हैं, दो गैसेस मिली हुई होती हैं, दैट इज द मिक्सर। तो अभी ये जरा मैं यहाँ पर एक्चुअली ये टॉपिक्स सेपरेट है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि टॉपिक में था, लेकिन मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ मैं आपको। नेचुरल गैस के अंदर जो चीजें होती हैं, मतलब नेचुरल गैस के अंदर मेनली जो गैस होती है वो मीथेन होती है, CH4 मेनली मीथेन होती है। इसका मेजर जो वॉल्यूम होता है इसके अंदर मीथेन के अंदर, वो आपका सॉरी नेचुरल गैस के अंदर वो मीथेन गैस होती है। और भी दूसरी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर मैं सोच रहा था उसको इंक्लूड कर लूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर 2-3 स्लाइड बनाकर डाल दिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी आपको बीच बीच में भी पढ़ लेनी चाहिए। तो इसके अंदर ये जो नेचुरल गैस होती है, ज्यादातर इसमें मीथेन मिलेगी आपको, 50 से लेकर मतलब 90%, ये मैटर नहीं करता है कितना, लेकिन मेजोरिटी जो होती है वो मीथेन गैस की होती है।
और भी गैसेस मिलती है, जैसे इथेन मिल जाएगी, ब्यूटेन मिल जाएगी, और भी बहुत सारी, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड ये मिल जाएगा आपको, और बहुत सारी चीजें होती है। तो मतलब आप सोचो इसके अंदर, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि इसके अंदर जो बायोगैस है, बायोगैस के अंदर ज्यादा मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है, कौन सा गैस ज्यादा होता है, तो इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर मीथेन होता है। एक आता है एलपीजी, तो एलपीजी के सिलेंडर आपके घर में आते हो, आप किराए पर रहते हो, तो मुझे 2 लीटर गैस दे दो, तो वो कौन सी गैस होती है, दैट इज द एलपीजी। आप ना एक चीज फील किया होगा, वो जो गैस होती है वो एक्चुअली गैस नहीं होती है, उसको हाई टेम्परेचर को, हाई प्रेशर को भरा जाता है लिक्विड की फॉर्म में। तो अगर आप उसको देखोगे, तो जब वो गैस भरने वाला होता है, गैस भर रहा होता है, तो उसके हाथों पर आप या उसके उसको देखोगे, नोजल वगैरह जो होता है जहाँ पर गैस भरी जाती है, तो थोड़ा पानी पानी आ जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पानी भर दिया मेरे सिलेंडर में, आप इसको हिलाकर देखोगे तो पानी जैसा भी लगता है। तो क्योंकि उसको इतने प्रेशर पर गैस को भरा जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके अंदर, सॉरी, इसके इसके अंदर जो एलपीजी होती है, एलपीजी के अंदर जो मेजर जो गैसेस होती हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, आयोग ने पूछा 2022 में। इसके अंदर जो मेजर गैसेस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन इसमें दोनों गैसेस दे रखी थी जो एग्जाम था। और इस जो देखो मेजोरिटी जो गैसेस होती है, ये जो एलपीजी गैस के सिलेंडर होते हैं, इनके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन होती है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन में से भी सबसे ज्यादा होती है ब्यूटेन। तो ये यहाँ पर याद रखना, उसका जो आंसर था ब्यूटेन था। मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा कि भाई कौन सी गैसेस होती है। तो इसके ये जो और भी थोड़ी सी गैस भर दी जाती है, जैसे आइसोब्यूटेन क्या होती है, इसके आइसोमर्स भर दिए जाते हैं ब्यूटेन के। ये आइसोब्यूटेन जो है उसका आइसोमर्स है, ये 10th क्लास का वो है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में 11th क्लास की केमिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ। तो एलपीजी जो है, एलपीजी बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज करके भरा जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। और जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस के अंदर जो जनरली है मीथेन होती है, इथेन और मीथेन, मीथेन मिलेगी आपको इसके अंदर जो नेचुरल गैस होती है। और जो एलपीजी है, एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर आपके पास ब्यूटेन और प्रोपेन, ये जो सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा ब्यूटेन मिलता है। समझ में आया? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले। तो अब यहाँ पर सीएनजी के बारे में, सीएनजी लगवा दो भाई गाड़ी में, ये कर लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो। तो उसके अंदर एक्चुअली होती क्या है, वो नेचुरल गैस होती है, इसको कंप्रेस करके भरा जाता है। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन। बस क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये बताओ कि जो सीएनजी होती है, सीएनजी में सबसे ज्यादा जो मेजर गैस होती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है। अब बात करते हैं एलएनजी, एक और आते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसमें क्या कहते हैं, गैस को, जो नेचुरल गैस है उसी को, अभी मैंने आपको नेचुरल गैस के बारे में बताया, उसके अंदर होती है मीथेन सबसे ज्यादा, ठीक है, मीथेन होती है। अब अगर आप ना मीथेन को, मतलब नेचुरल गैस को इतना ज्यादा उसको मतलब हाई प्रेशर पर भरकर उसको टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है, मीथेन होता है। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के अंदर भी मीथेन ही होगा, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो लिखी गई है, ये अपने आप में कुछ और थोड़ी है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये और कुछ नहीं है, ये एक नेचुरल गैस को बस आपने लिक्विड में कन्वर्ट करके भर दिया है सिलेंडरों में, बस यही है। तो मेजर गैस यहाँ पर जो मेजोरिटी होती है वो मीथेन गैस की मेजोरिटी होती है। नेक्स्ट करते हैं बायोगैस। इसको क्वेश्चन पूछा गया है, देखो बायोगैस होती क्या है। बायो, बायो शब्द मिला है, बायो, तो बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग, और गैस, तो मतलब ये क्या चीज है। देखो ये लिविंग थिंग से बनती है। लिविंग थिंग का मतलब, जैसा आपने देखा होगा, गाँव में रहते होंगे तो आपके वो भैंसे ना गोबर हक दिया, और भैंस ने इधर मुंह दिया, और इधर उसका वो अंदर से वो उसके नीचे कुछ सर्दियों में कुछ डालते हैं, तो उसमें से उसका वेस्ट मटेरियल निकला, तो फिर क्या करते हैं, उसको कूड़े में डाल देते हैं, गहरे गड्ढे में, ऐसे। और गहरे गड्ढे में अगर आप गए हो इसके आसपास में, तो आपको बहुत गर्मी सी महसूस होगी। वो गर्मी का क्या मतलब होता है, वो मीथेन गैस निकलती है वहां से, जो है नेचुरल गैस। तो इसी प्रोसेस को जो है गाँव में करते हैं कि भाई यहाँ पे एक काम करो, ये जो प्रोसेस होता है एनएरोबिक डाइजेशन होता है। एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है, इसको एक गहरे से गड्ढे में भरा जाता है कि वहां पर ऑक्सीजन कम से कम हो। तो भाई ये सड़ता है, तो जब सड़ता है तो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। तो इसके अंदर इसको काफी मतलब नीचे भरा जाता है, या इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी जाती है, कम होती है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहां तक मैंने देखा है वो उसको काफी गहराई पर नीचे बनाया जाता है। तो जब ये सड़ेगा, तो सड़ने के बाद इसको चारों तरफ से पैक होता है, तो यहाँ से एक सिलेंडर वो लगा दिया जाएगा, तो गैस निकलती है, वो फिर यहाँ पर फिल्टर करके उसको आपके नोजल में पहुंचाया जाएगा। और फिर क्या करोगे, मैं तो नवाब बन गया, मैं तो किसी से वो भी नहीं लेता हूँ, अपने घर का ही मटेरियल यूज कर रहा हूँ, और मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली हूँ। तो आप गैस जला रहे हो, ठीक है, तो गैस जलाओगे, रोटी बनाओगे, खाना बन गया। तो ये जो इसको, ये क्या है, कौन सी गैस, जो बेस मटेरियल से तैयार होती है आपके, आप अगर एग्रीकल्चर जैसे कि अभी वो किसान दिल्ली में यहाँ पर बहुत ज्यादा मारामारी हो गई कि भाई यहाँ पर इतना पॉल्यूशन आ गया, क्या हो गया, तो वो क्या है, ये लोग जो पराली जलाते हैं, पराली को तो बायोगैस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ये थोड़ा महंगा भी बैठ जाता है, और सरकार का बहुत बड़ा लोचा है इसमें, समझ गए आप। किसान तो है ही, मतलब मेंटल, सरकार उससे बड़ी मेंटल है। तो ये बड़ी दिक्कत है, इसलिए जो है इससे गैस बनाई जा सकती है, और फिर वो अपने आप को नवाब कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने, वो क्या बोलेंगे सरकार को, भाई हम तुम्हारी गैस थोड़ी यूज कर रहे हैं, हम तो अपने जो है
अपने अपने पराली को सड़ा भुसा कर उससे हम मीथेन निकालें, मीथेन से निकाल कर हम फिर उसकी रोटी बनाते हैं, तो भाई हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा जो है उसको सरकार को ललकार दे सकते हैं ये किसान। लेकिन ये बेवकूफ लोग हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं है, तो इनको ऐसा सरकार के साथ बार्गेनिंग करनी आती नहीं है। और सरकार भी कहती है कि चलो ठीक है, हमारी थोड़ी पॉलिटिक्स हो जाती है, ये किसी ने पराली जला दिया तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे, वो उसका कपड़े फाड़, वो उसके कपड़े फाड़। तो जब यही चल रहा है यहाँ पर, वो आम आदमी वाले वो उसके ये कर वो कर, फलाना कर ढिमकाना कर, उधर से बीजेपी वाले उधर से ये मतलब एक दूसरे के कपड़े ही फाड़ते रहते हैं, ये एक दूसरे को गंदी गाली भी देते हैं। तो अब ये मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में तो मैंने यहाँ पर कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में दे दिया है, आप जरा देख लेना। देखो जैसे ये क्या है, ये आयरन और सल्फर है, तो आयरन को मिला दिया आपने, सल्फर को मिला दिया, ऐसी आपने देखो ये मिला दिया, ये किसी कोई कुछ इसने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ले रखा हाथ में, ऐसा बस ऐसा घोल दिया इसने। ये क्या है, सल्फर, तो ये क्या है, कंपाउंड है। तो ये कैसे नहीं बना कि आपने साफ ऐसा लिया इसको घोल दिया ऐसा, ये इसको केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया है, समझ गया। तो एक बार पढ़ लेना, ब्लड क्या है, ब्लड एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्लेटलेट हो गया, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल। तो ब्लड ये जो होता है ये कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, मैंने ऐसे यहाँ पर दे दिया था, लिखा हुआ था तो मैंने दे दिया यहाँ पर। कंपाउंड और मिक्स के अंदर एक बार देख लेना, मैंने बार बार दे रखा है। मिक्सचर के बारे में, जैसे मिक्सचर दो टाइप के मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, अब इनकी बारी की है। देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या है, पहले बताता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। देखो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है होमो, होमो का मतलब एक जैसी यूनिफॉर्मिटी जो है उनके अंदर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एक पानी का गिलास, ठीक है, पानी का गिलास ले लिया, अभी पानी का गिलास जो है यहाँ तक भरा हुआ है। अब आप मतलब एक आप जो है मतलब अब आपका आपको ऐसा स्ट्रॉ डाली हुई है इसके अंदर, स्ट्रॉ, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है कि यहाँ पर नहीं, पाइप मैं यहाँ लगाऊं फिर पानी पीऊं मैं, फिर आपको मजा आया नहीं यार इधर वाले कॉर्नर से पानी पीता हूँ, और फिर आप कह रहे हैं नहीं यार बीच वाले कॉर्नर यहाँ से, तो आप देखोगे कि इसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, एक जैसा लग रहा है पानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी एक जैसा ही होगा, अगर आपने सैंपल लिए तो पानी का जो H2 है, कंपोजिशन है, वो एक जैसा ही मिलेगा। तो ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगा या फिर हाइड्रोजन यहाँ पर कम मिलता है, ऐसा नहीं है, सब जगह कहीं से भी निकालो एक ही जैसा मिक्सचर मिलता है आपको, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जैसे मान लो आपने ऐसा मान लो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने जो है उसके अंदर जो पानी था, पानी के अंदर आपने शुगर मिला, शुगर घोल दिया, तो उसको इतना घोल दिया उतना घोल दिया, पानी के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। फिर आप उसने आपने अच्छे से घोल डाल के उसको रख दिया, फिर उसने आपने क्या करा कि भाई ये सब थोड़ा सा स्पून डाला, या फिर आप एक काम आपने फिर सीट से स्ट्रॉ डाला, उसमें कहा कि भाई नहीं इधर वाले कॉर्नर का मैं मजा लेता हूँ, स्ट्रॉ डाल के तो आपने पिया, तो आपको भी एक जैसा स्वाद आएगा। फिर यहाँ पर फिर से आपने इस स्ट्रॉ इधर डाला, और स्ट्रॉ डालने के बाद यहाँ से फिर से आपने पानी पिया इसका जिसके अंदर शुगर है, और फिर यहाँ से तो आप देखोगे सेम जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल मिले हुए होते हैं उसके अंदर आप देख कर बता नहीं सकते हो कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको पानी लिखता है बिल्कुल प्योर, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल मिले हुए होते हैं जैसे मिनरल वगैरह, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल होते हैं वो उनके अंदर वो आपको एक तो आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से तो हेट्रोजीनियस में भी नहीं दिखाई देते, प्रॉब्लम होती है इसमें देखने में, लेकिन उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस के अंदर। हेट्रोजीनियस के अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। अब यूनिफॉर्म कैसे नहीं मिलेगा, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ फिर से। जैसे मान लो अभी ये मेरे पास फिर से ये आ गया यहाँ पर, अब आपने इसके अंदर जो है पानी के अंदर डाल दिया शुगर, शुगर डाल दिया, यहाँ पर नीचे शुगर पड़ा हुआ है, मोटी मोटी जो आती है वो मिश्री क्या बोलते हैं उसको, शायद वो डाल दिया आपने, अभी आपने इसको घुलाया कर दिया, तो ये पूरी तरह से घुला नहीं है, पूरी तरह से घुला नहीं है ये अभी तक। तो फिर आपने फिर से स्ट्रॉ डाला, तो फिर जो है आपने पाइप लगा दिया एकदम मिश्री के पास में और खींच डाला उसको, तो आपको लगेगा यार ये तो बड़ा मीठा लग रहा है। फिर आपने सरफेस पर पाइप डाला और फिर से उसको टेस्ट किया, तो आप कहोगे यार यहाँ तो ठीक अपन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सब्सटेंस पूरी तरह से घुला नहीं है। तो इस यहाँ पर सबसे ज्यादा शुगर है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सारी जगह शुगर एक जैसी नहीं गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा मिक्सचर हो गया, ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो समझ गए, यूनिफॉर्मिटी और जो अगर होती है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल दिया था आपको ये वाला। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर दो चीज देखेंगे हम, एक तो सॉल्यूशन देखेंगे, एक एलॉयज देखेंगे हम, ठीक है। और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसके अंदर सस्पेंशन देखेंगे, कोलाइडल। इसको साफ क्वेश्चन जो है, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की, और मतलब यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चलो छोड़ो यार, गंदी सी गाली देने का मन करता है इसको, इतना मतलब गंद मचा कर रखा है यूपी पीसीएस वाले ना,
छोड़ो छोड़ो, कल तो हाँ कल जो है सभी जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो इस आयोग ने यूपी पीसीएस पीसीएस, हाँ इसका जो जो भी इसको ऐड कर रहा है या जो भी इसको पपट बना कर रखा है पॉलिटिशियंस, इसको छुटकारा दिलवाओ। छुटकारा दिलेगा तो आपको, और जो भी है इसको मतलब चेयरमैन हो या कोई वाइस चेयरमैन हो या प्रेसिडेंट हो, फलाना हो ढिमकाना, जिसको उसको हटाओ यहाँ से। क्या मतलब है, इनके बस का ही नहीं है पेपर कराना, ये करप्शन करते हैं। ये जैसे अभी पीछे ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो करप्शन ही करेंगे। ये करप्शन ही करेंगे, लोगों से पैसे लेंगे, वसूली करेंगे इनडायरेक्टली। तो सब उसको क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ बच्चों को बहुत नुकसान होगा, किसी को फायदा किसी को नुकसान। तो देखो सबको एक जैसा जस्टिस होना चाहिए। तो आप क्या काम करो, कल भारी से मतलब जितना भी हो सके, 1 लाख 2 लाख मतलब जितना भी है, करोड़ 2 करोड़ पेरेंट्स ले जाओ, सब ले जाओ इकट्ठे करके यहाँ पर, इनके यहाँ पर धरना दे दो एकदम। तो बात, हाँ ये पढ़ रहे थे हम। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जो होता है, फिर से पढ़ लो, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, ये होमोजीनियस के अंदर आ गए हम यहाँ पर। होमोजीनियस के अंदर हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर एलॉयज पढ़ेंगे, फिर हेटेरोजीनियस के अंदर सस्पेंशन पढ़ेंगे और कोलाइडल पढ़ेंगे। समझ गए आप? तो अब ये कैसे डिसाइड होता है कि भाई हम ये पढ़ना है या ये पढ़ना है? देखो इसका एक जो वो है पार्टिकल के साइज के ऊपर। आपको कुछ पार्टिकल दिखाई देंगे, कुछ पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, तो उन्हीं के बेसिस पर जो है पार्टिकल का साइज कितना है, सॉल्यूशन, कोलाइडल, और उन्हीं को क्लासिफाइड किया गया है। तो सॉल्यूशन जो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, सॉल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। और देखो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब ये सॉल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पानी पानी मिला हुआ होगा या पानी के अंदर गैस मिली हुई होगी। ऐसा होता है कभी कभी सॉलिड भी मिला हुआ होता है, जैसे एलॉयज हो गए। तो एलॉयज बनते कैसे हैं, जैसे मान लो ये ब्रास है, ब्रास कैसे बनाया? ब्रास जो होता है, ब्रास एक जो एलॉयज है, जिसके अंदर से क्या क्या मिला हुआ होता है, एक तो इसके अंदर कॉपर मिला हुआ होता है, कॉपर, और इसके अंदर क्या होता है, एक जिंक होता है। तो इनको मिलाया जाता है, जिंक को और कॉपर को किस रेशियो में मिलाया जाता है, 70% टू 30%। तो इस परसेंटेज में इनको मिलाया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक टाइप का मतलब ये एक सॉल्यूशन है ये। लेकिन ये सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप देखो भाई उसको, कोई जैसे कि ये एलॉय है ब्रास, तो ब्रास आपको एज ए दिखाई दे जाएगा पूरा एक बार। लेकिन उसके अंदर अगर आप ऐसे देखो कि भाई मुझको ये जिंक के मेटल दिखाई दे रहे हैं, या जिंक के एटम दिखाई दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर कॉपर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिखाई देगा। यूनिफॉर्मिटी होगी आपको। आपने सपोज करो यहाँ से एक टुकड़ा काट कर चेक करा, भाई इसमें देखता हूँ जिंक कितना निकलता है और कॉपर कितना निकलता है, तो सेम रेशियो में आएगा। फिर यहाँ उसको डिवाइड कट करो, फिर आप देखोगे कि जो कॉपर है और यहाँ पर जो जिंक है, इनका रेशियो 70% और इसके परसेंट आ रहा है 30%। यहाँ भी यही आएगा। तो मतलब जो यूनिफॉर्मिटी होती है एक ही जैसी होती है, कहीं से भी आप पीस कट कर लो उसका, तो आपको सेम जो है प्रोपोर्शन में वो जो है जो मेटल मिलाई गई है वो सेम प्रोपोर्शन में आपको मिलेगी। अब इसके अंदर ये, इसके मतलब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वैसे एग्जांपल ही डाला है इसके अंदर। अब वैसे अलग से हम एलॉयज वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलॉयज पे पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है कि ब्रास के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है। अब ये इसके अंदर एक चीज होती है सॉल्यूशन के अंदर। देखो यहाँ से जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो यहाँ से पूछा था 2023 में। तो सॉल्यूशन के अंदर एक चीज होती है, समझो जरा। जैसा मैंने कहा ये क्या है, पानी, वाटर भर दिया आपने इसके अंदर, तो वाटर भर दिया, वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर डाल दिया, नीचे 1 स्पून डाल दिया, तो ये शुगर कम मात्रा में है, और ये क्या है, पानी, पानी ज्यादा मात्रा में। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। समझ गए? तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो सॉल्यूट, और एक तो इसके अंदर सॉल्यूट है, और एक है ये सॉल्यूट है, एक होता है इसके अंदर यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, सॉरी, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, मैंने गलत बोल दिया, सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे पानी है, तो पानी ज्यादा भरा हुआ है यहाँ पर, सपोज करो इसके अंदर 1 लीटर पानी है ये, तो 1 लीटर पानी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। फिर से गलत बोल दिया, तो 1 लीटर पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, 1 लीटर पानी हो गया सॉल्वेंट, और जो आपने इसके अंदर 1 स्पून नमक डाला या फिर शुगर डाला, वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में मिलते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको एक बार पढ़ लेना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गैसेस होती हैं, जैसा अगर आपने एक सैंपल लिया तो गैस के अंदर क्या मिलेगा, जो एयर होती है, एयर का आपने एक सैंपल ले लिया, तो एयर के अंदर अगर आपने सैंपल लिया, सपोज करो दिल्ली से ले लिया, बिहार से ले लिया, यूपी से ले लिया, तो उसके अंदर जो आप देखोगे कि जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% मिलेगी, और जो ऑक्सीजन है 21% मिलेगी। तो आप चाहे बिहार से ले लो, यूपी से ले लो, मध्य प्रदेश से, फलाना उत्तर प्रदेश, कहीं भी चले जाओ, नेपाल चले जाओ, और आप चले जाओ अफ्रीका चले जाओ, या फिर अमेरिका चले जाओ, कहीं से भी सैंपल ले लो, तो ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन है वो सेम अमाउंट में मिलता है, सेम जो है उनका कंपोजिशन होता है, तो इसलिए उनको जो है वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई ये हेट्रोजीनियस, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर भी कौन सा होगा, सॉल्यूशन। अब ये जो पार्टिकल होते हैं ये इसके ये जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, पार्टिकल सॉल्यूशन के बहुत छोटे छोटे होते हैं, समझ गए आप, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो आपको अगर जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो कोल्ड ड्रिंक के जैसे अल्कोहल दे दी, तो अल्कोहल जैसे ये बोलते हैं इसके अंदर आयोडीन आयोडीन अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिला दे तो उसको बोलते हैं टिंचर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई टिंचर आयोडीन यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा, कहीं पर सब जगह एक ही जैसी रहेगी, और पार्टिकल उसको बहुत छोटे छोटे होंगे। जो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर जो आपने आयोडीन घोल दिया वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, समझ गया। तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, 1 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर से कम, ठीक है, 1 नैनोमीटर, यहाँ पर 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁻⁹ मीटर, समझ गया। तो इतनी उतनी डायमीटर होती है उनकी पार्टिकल की। जैसे मान लो ये पार्टिकल है तो इसका रेडियस है, तो इसकी जो ये जो डायमीटर है वो डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी कम होगी, समझ गया। इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं तो आंखों से दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ पर एक ये बंदा लाइट मार कर देख रहा है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर नमक घुला हुआ है, इसके अंदर पानी है, तो इसने देखा यहाँ पर लाइट ही दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर, क्यों, देखो ये सारा का सारा स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पे काम करता है। जैसे मान लो कोई अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो जब भी लाइट आएगी तो लाइट जैसे इस पार्टिकल से टकराएगी तो चारों तरफ बिखर जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। लेकिन अगर पार्टिकल इतने छोटे हैं, मान लो पार्टिकल इतना छोटा है तो लाइट आई, लाइट को वो मोड़ ही नहीं पाई, पार्टिकल सीधा ऐसा निकली, वो लाइट ऐसा निकल गई। तो जब लाइट किसी चीज से टकरा कर इधर उधर स्कैटर ना हो जाए तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब वो सीधी निकल सॉरी जब वो दिखाई देगी, अगर पार्टिकल से टकराए और इधर इधर बिखर जाए तो वो चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन वो अगर सीधी निकल जाए, पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं कि वो उससे टकरा ही नहीं सकती है, सीधी लाइट निकल गई तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसा जो मतलब मटेरियल होगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, इसने इसके अंदर जो पानी लिया, पानी के अंदर लाइट डाली, तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ी लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर ज्यादा लाइट दिखा रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल के साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोलाइड के अंदर जो कोलाइड होगा, कोलाइड के अंदर थोड़े से बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं, और जो सस्पेंशन होता है सस्पेंशन के अंदर तो और ज्यादा बड़े बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे। तो ये जो इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि जो जो सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जब अगर लाइट इधर से आ रही है, लाइट किसी पार्टिकल पर टकराती है, वो चारों तरफ और जो है पार्टिकल को स्कैटर कर देगी, तो ये एक टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को जो है शो नहीं करते, इसकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, तो इसलिए जो हम लाइट को यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर लाइट को नहीं देख सकते। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखना। इनको मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दे रखी है, एक बार इसको पढ़ लेना एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये जो है मैंने कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझा दूं। अब बात करते हैं कोलाइडल। कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। अब देखिए मैंने एलॉय पढ़ा दिया आपको, सॉल्यूशन पढ़ा दिया, अब आ गए हम, अब कौन से आ गए, मैं फिर से डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाला। अब हम यहाँ पर आ गए हेट्रोजीनियस के अंदर। तो हेट्रोजीनियस के अंदर हम कोलाइड्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सस्पेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज अभी रह चुका है जो मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। हाँ ये यहाँ पर ये आ गई, एक सेकेंड, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। हाँ यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर ये वाला दो जो चीजें थी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था। देखो सॉल्यूशन के अंदर आप जरा समझो कि यहाँ पर जो ये था क्वेश्चन कि आप ना जैसे पानी लिया, पानी लिया, ये 1 लीटर पानी ले लिया आपने, इसके अंदर आपने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। तो सॉल्ट मिला दिया, तो अब ये जो अमाउंट, ये सॉल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। किसी भी चीज को आपने घोल दिया उसको सॉल्यूट बोलेंगे, जिसके अंदर घोला है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो आप ये क्या बना, ये जो आप इसको क्या बोलोगे कि भाई ये जो अमाउंट है, किसका अमाउंट, सॉल्यूट, मतलब ये जो सॉल्ट आपने इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कि आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट इस जो लिक्विड बना ये, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा शब्द बोलता रहता है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऐसा बोले, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट ऐसा नहीं बोलते, व्हाट इज द, मतलब ये सब इसने जो बीपीएससी ने क्वेश्चन दिया था वो इसी चीज से लेकर दिया था कि इसको ऐसा बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। उसको पढ़ने का एक तरीका होता है
कि आपने जैसे उसके अंदर भी मैंने बताया कि आपने जो इतना बड़ा पानी का डब्बा ले लिया, उसके अंदर नमक घोल दिया, तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे कि भाई नमक कितना घुला हुआ है इसके अंदर। तो आप क्या बोलोगे? इसको कहने का तरीका एक ही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ऐसा पढ़ा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना आपने इसके अंदर वो जो सॉल्ट घोला है उसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये था, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट का मतलब ये होता है कि भाई जो घोला है आपने पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास। अभी मैं आपको बताऊंगा दो टाइप से इसको कैलकुलेट किया था, तीन टाइप से कैलकुलेट किया था। ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, मतलब आपने इस पानी के अंदर जो 1 लीटर पानी था इसके अंदर जो नमक घोल दिया, तो उसको ऐसा पढ़ा जाता है। ये कह रहे हैं ना कि अमाउंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट इसी को बोलते हैं जो ये घोला है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या बोलेंगे? पानी को। तो आपने पानी के अंदर जो चीज घोला है उसके अमाउंट को क्या बोला जाता है? अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंटेड, तो उसके अमाउंट को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये ये आंसर था इसका, आप समझ गए। तो ऐसा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट नहीं पढ़ते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट नहीं पढ़ते, कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूट नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं इसको। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज थी ये। अब मैं मतलब जिन बच्चों को साइंस के नहीं थे तो मतलब उन्होंने तो खैर गलत ही करा होगा जहां तक मैं जानता हूँ। क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज थी, 9th क्लास से ही निकली है ये। ऐसा नहीं कि मैं इसको कोई विदेश से उठा कर लाया हूँ, ऐसा नहीं कि कोई 11th-12th क्लास में चले गए तो ये चीजें सब गलत बोलते हैं। इसको केमिस्ट्री में है ये 11th क्लास 12th क्लास में। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने दिया है तो कैसे फॉर्मूला, इसके 2-3 फॉर्मूले हैं, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ये निकालना है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ मास बाय द परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो निकालने का तरीका ये होता है, ये फॉर्मूला होता है कि मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का तरीका हो गया कि आप ऊपर सॉल्यूट का मास लिखो। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो आपने घोल दिया। जैसे यहाँ पर क्या घोला था आपने? नमक। तो नमक का मास ऊपर लिखो, नमक कितनी ग्राम थी? 40 ग्राम घोली। और कितने ग्राम में घोली? यहाँ पर लिखा है 320 ग्राम तो पानी था और उसके अंदर 40 ग्राम आपने नमक घोल दिया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? 660। तो 660 मल्टीप्लाई 100, और जो भी आंसर आएगा कट फटाक कर मैंने यहाँ से लिख दिया 10.8। मैं बस बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है आयोग मतलब कभी कभी को होते हैं ना। देखो होता क्या है, अब सभी बच्चों को आपने देखा होगा, जितने भी पीसीएस होते हैं, सबके क्वेश्चन गलत होते हैं, जानते हो उसका रीजन। लेकिन यूपीएससी के नहीं होते, क्यों? यूपीएससी देखो, ये जितने भी यूपीएससी ना डंडा करके रखती है प्रोफेसर का, हर चीज चेक करेगी। जो ये होते हैं भाई चेक कराओ, ये ऐसा थोड़ी है कि आप वहां पर सुट्टा मार के पेपर बना रहे हो। डिबेट और डिस्कशन होता है उसके अंदर बैठकर, तो जो भी ग्रुप में बंदे होते हैं उसका आपस में डिस्कशन करेंगे, भाई ये वाला क्वेश्चन लगना है। ऐसा नहीं होता है कि बीपीएससी क्या काम करेगी, या ये 10 क्वेश्चन या इनके कुछ क्वेश्चन गलत ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करते हैं, वो जो एक तो देखिए जितने भी सरकारी नौकरी वाले खा खा कर भैंसे हो गए होते हैं, तो ये क्या है, ऐसा इनको एकदम कुछ तो एकदम ठगी टाइप होते हैं, अय्यासी टाइप के। तो उनको क्या है कि रात को एकदम खूब मजे लेने हैं, तो वो उनके पास टाइम होता नहीं, दिन में वो आकर अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उनके पास वो क्या है मतलब ठगी टाइप के वैसे। और पढ़ना लिखना उनका दूर होता है कि ये जो बनाए जाते हैं इनमें, कोई चेयरमैन बना दिया, कोई फलाना बना दिया, तो इनको बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो जो है पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन वो खा खा के सांड जैसे हो गए होते हैं। बस वो पैसा आ रहा है और वो खाट तोड़ रहे हैं, खूब शराब बराब खूब पी रहे हैं, तो ये सारी चीजें उनमें चलती है। अब किसी नशाड़ी गधेड़े को इन्होंने पेपर बनाने के लिए दे दिया, अब उस नशाड़ी गधेड़ी ने कहाँ से पेपर बनाया, कैसे बनाया, ठगा मार के बनाया, सुट्टा मार के बनाया, कैसे पेपर बनाया, वो तो उसके ऊपर उंगली नहीं कर सकता, फिंगर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तुम चाहे अभी हो क्या रहा था यूपी पीसीएस के अंदर, अभी हो ही रहा है जो उसके अंदर, ये जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस, उसने बोल दिया है भाई जिसको जो उखाड़ना काटना बोना हो वो उखाड़ लो काट बोलो, मैं जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, मुझको कोई घंटा सा नहीं होता है। तो वो वहाँ का जो आयोग है उत्तर प्रदेश का, तो वो यही कर रहा है। अब वो उसने उनके पेपर 8-10 क्वेश्चन गलत निकलते, बताओ हमको पेपर हमसे दे दो, तुम पेपर ऐसा बना कर दे देंगे, अगर एक पॉइंट का भी गलत हो जाए तो समझ गए आप। मतलब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम पेपर बना कर दे देंगे पूरा 150 का, एक भी अगर पॉइंट डॉट गलत हो जाए तो। ये इतने नशाड़ी गधेड़ी होते हैं, इनके पास पूरा ये दे रखा है, 1 घंटे के लिए दे रखा है, ये आपको पैसे दिए जाते हैं टैक्स में, खा खा के जनता का पैसा टैक्स में जो है मतलब टैक्स का पैसा खा रहे हो। तो ऐसे लोगों से देखो हटा देना चाहिए, इन लोगों को, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये नुकसान बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आपको लगता है 10 क्वेश्चन नहीं होते, किसी का फ्यूचर डिसाइड होता है उसमें। तो जिंदगी भर की बात होती है किसी के लिए, तो वो जो आपके 10 क्वेश्चंस, आपने तो 10 क्वेश्चन बना दिए सुट्टा मार कर, ठीक है, कोई डिबेट नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता। अगर डिबेट डिस्कशन होता है तो कैसे कैसे बन जाएगा भाई, क्वेश्चन गलत है या सही है, क्या सोर्स रहा है आपका, ये नहीं बताते, बच्चों से पूछते बताओ। वो तुम क्या वहां पर घंटा करने के लिए बैठे हुए हो कि जो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई ये क्या है। यूपीएससी तो नहीं पूछता है कैसे क्वेश्चन, बहुत ही कम चांस होता है यूपीएससी का क्वेश्चन गलत हो। चलो ठीक है, हम दूसरे वाले पे आते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम बात करते हैं कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है सॉल्यूशन सा। तो थोड़ा सा साइज इसका, वैसे जैसे सॉल्यूशन था उसका पार्ट, उसका जो मान लो ये सॉल्यूशन है, तो इसका जो पार्ट था, जो पार्टिकल का साइज था वो छोटा था।
तो जब लाइट इससे टकराएगी तो वो स्कैटर नहीं होती, सीधी निकल जाती है। तो ये इसलिए जो सॉल्यूशन था वो स्कैंडल इफेक्ट को नहीं शो करता है। लेकिन कोलाइड में होता है कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जब लाइट इससे टकराती है तो उसको चारों तरफ डायरेक्शन में मोड़ देता है ये। तो इसके अंदर जब ये किसी भी लिक्विड से पास कराई जाएगी तो ये जो है जब रोशनी चारों तरफ फैलेगी टकराने के बाद तो ये आपको दिखाई देगी। तो दिखाई देगी तब क्यों दिखाई दे रही, क्योंकि इसके जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, इसलिए आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा आपको दिखाई देगा टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इनका पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है तो इधर से लाइट आ रही होगी तो उसने चारों तरफ डायरेक्शन में उसको मोड़ दिया, इसलिए आपको वो दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको एक ये दिखाया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखाया था, तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये क्या है, कोलाइड है। तो इसके जो पार्टिकल हैं सॉल्यूशन के जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, इसके पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं, इसके पार्टिकल थोड़े और बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा लाइट दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर पूरा ही पार्टिकल जाम ही कर दिया तो आपको सब पूरा लाइट, ऐसा नहीं कुछ होता है, मतलब कुछ वो होती है ये। तो कोलाइड के जो पार्टिकल का साइज होता है वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से जो होता है, इसलिए आप ये टकरा रहा है तो आप अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे होगे कि भाई यहाँ पर जो है इसके पार्टिकल ये, अच्छा ये कोई पार्टिकल यहाँ था, ये से घूम घूम कर इधर जा रहा है, तो वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन इसके अंदर कोई पार्टिकल यहाँ था ऐसे घूम घूम कर जा रहा है, वो नहीं देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो होता है ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन तो कराई दिया है, ये एक्चुअली स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड सॉल्यूशन ये क्या होती है कि भाई आपने जो एक तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, वैसे आप पढ़ लेना इसको। और हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया, जो मेन चीज है, ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं। अगर आप मान लो इसको अपनी चाय छानने वाली चन्नी में, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक आपने फिल्टर लिया, फिल्टर में इसको छाना तो ये छनेगा ही नहीं, सारे के सारे पार्टिकल नीचे निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं छनेगा। इसलिए जो है सॉल्यूशन को फिल्टर प्रोसेस से फिल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कोलाइड। कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपने कोई फिल्ट्रेशन करना है, यहाँ पर मान लो कोई आपने सब्सटेंस वो ले लिया, कोई कपड़ा वपड़ा, या मतलब ऐसे ये इतने पतले होते हैं, आपके कपड़े से नहीं होंगे, इनके लिए अलग सा पेपर होता है, फिल्टर पेपर। तो या ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, वो अलग आने वाले बायोलॉजी के चैप्टर में देखेंगे। तो इसके अंदर आपने जब इसको फिल्टर करोगे किसी फिल्टर प्रोसेसिंग से, तो इसमें यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज मिली हुई होंगी वो ऊपर रुक जाएंगी और जो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये जो कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं इनको फिल्टर प्रोसेस से फिल्टर किया जा सकता है। टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, दो तीन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर दे दिया, ये क्या है, ये जो है जिसके अंदर यहाँ पर कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, मैंने दिखा रहा हूँ। तो कॉपर सल्फेट क्या सॉल्यूशन है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है कि पानी के अंदर जो है इसने ना थोड़ा सा दूध डाल दिया, तो थोड़ा सा दूध डाल दिया इसके अंदर, ज्यादा नहीं भरा, थोड़ा सा। तो मिक्सचर ऑफ द मिल्क को ये, तो यहाँ पर देखोगे कि दूध के पार्टिकल थोड़े थोड़े मोटे होते हैं। यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसमें सल्फेट के अंदर पूरी तरह से कॉपर डिजोल्व हो गया। तो जब भी लाइट यहाँ से पास होगी तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने छोटे छोटे होंगे कि जब लाइट इससे टकराएगी तो वो सीधी निकल जाएगी, ना कि टकराए, ना कि इधर उधर मुड़े। लेकिन जब यहाँ पर ये जो मिक्सर है किसका, पानी का और मिल्क का, तो जब ये लाइट यहाँ पर आएगी और इस पार्टिकल से टकराएगी तो ये चारों तरफ बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, इसलिए आपको ये सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इतने भी छोटे पार्टिकल नहीं होने चाहिए जो पता लगे वो लाइट को भी ना रोक सके। तो अब इसके अंदर ही एक कोलाइड के अंदर एक चीज है इमल्सन। ये इमल्सन क्या होता है? इमल्सन देखो, इमल्सन होता क्या है कि जैसे दो ऐसे सब्सटेंस होंगे, दो ऐसे लिक्विड होंगे जो एक दूसरे में मिलते नहीं है। तो आपने देखा भी होगा कि पानी के अंदर कभी भी ऑयल नहीं मिलता है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनता है, कोलाइड सॉल्यूशन बनता है, उसको बोलते हैं इमिसिबल, मतलब मिसिबल। देखो एक तो क्या मिसिबल जो मिल जाए, इमिसिबल का मतलब जो ना मिले। जैसे पानी के अंदर कभी तेल नहीं मिलता है तो इमिसिबल बोलेंगे, पानी और जो दोनों एक दूसरे के इमिसिबल है। तो यही है इसके अंदर। और जैसे आप देखोगे दूध हो गया, दूध के अंदर आपने अगर आप एक चीज देखी हो, जैसे प्योर दूध की बात आ रहा, तो उसके वो भी मिल्क क्या है, वो एग्जाम्पल है उसका इमल्शन का। इस पे क्वेश्चन पूछा था इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके सॉल्यूशन काफी बड़े बड़े होते हैं। आप दूध पी जाओ तो आपको पार्टिकल यहाँ पर ग्लास के यहाँ पर घी जैसा मिलेगा। गांव के होंगे तो पता होगा, शहर के होंगे तो खैर क्या ही क्या पता होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े फैट के पार्टिकल्स जमे हुए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दूध के अंदर कुछ ऐसी चीज मिली हुई थी जो दूध के साथ घुल नहीं पाई पूरी तरह से, और इसलिए वो यहाँ चिपक गई। तो समझ गए आप, दूध इज द एग्जाम्पल ऑफ द इमल्सन। तो यहाँ पर ये मैंने दे दिया है इसको। अब सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो सस्पेंशन हम कौन से उस पर आ गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पर आ गए। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ में, मतलब उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं अलग अलग।
तो पार्टिकल का साइज यहाँ पर थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला जो है सस्पेंशन है, तो इसमें पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, और जब भी लाइट यहाँ पर आएगी और टकराएगी उन पार्टिकल के साइज तो चारों तरफ फैल जाएगी, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी, तो प्रॉपर्टी एक तो यही है भाई, पार्टिकल ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं उनको आप देख सकते हो अपनी नंगी आंखों से। पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि आप उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हो, समझ गए आप। तो अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने यहाँ पर दे दिया है, कुछ चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा कि भाई ये क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी जो होती है जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है। तो होमोजेनियस मिक्सचर को अलग अलग टाइप से सेपरेट किया जा सकता है, जैसे डिकंटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो ये प्रोसेस होते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज किया जाता है, सब्लिमेशन। अभी हम देखेंगे एक प्रोसेस सब्लिमेशन। तो इस पर तो पता नहीं क्यों आयोग एकदम मतलब रुक गई है उसकी गाड़ी सब्लिमेशन का, क्वेश्चन पूछा है इस पर क्वेश्चन। और बहुत सारे होते हैं, बिनोई होगा, आपने देखा होगा गांव के होते हैं, तो गांव के लोग क्या करते हैं बिनोई, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है, कि जैसे मान लो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, खेत में काम करने वाले की बात है, इधर से चल रही है हवा, तो उसको अपनी फसल को, उसकी फसल के अंदर जैसे ले लो गेहूं के, उसको ले लो, चावल ले लो, चावल के अंदर होता है, चावल के अंदर भूसी होती है। तो ये क्या काम करेगा, उस भूसी को किसी चीज में भरेगा और हवा के आगे ऐसा डालेगा, तो भूसी तो इधर निकल जाएगी और इसका जो है राइज नीचे गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं बिनोई करना। तो मतलब ऐसे ही बता दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको जानना जरूरी है, लेकिन थोड़ी चीजें पता होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। अब सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले सब्लिमेशन बताता हूँ। मैंने सब्लिमेशन यहाँ पर सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस आता है, और ये होमोजीनियस के मिक्सचर के अंदर ये क्रोमेटोग्राफी है। देखो क्रोमेटोग्राफी अभी चलो जब आऊंगा जब बताऊंगा उसको। तो सबसे पहले मैं सब्लिमेशन के बारे में बताता हूँ। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, किन। देखो सब्लिमेशन का प्रोसेस, आयोडीन, जैसे पानी में आयोडीन घुला हुआ है तो उसको अलग करने के लिए कैंपर घुला हो, कैंपर को अलग, कैंपर में कुछ आपने कुछ डाल दिया है, और जैसा रेत डाल दी या अमोनियम क्लोराइड हो गया जो खाने वाला नमक होता है उसको पानी में डाल दिया, तो इनको अलग करने के लिए आपको जो सब्लिमेशन का यूज किया जाता है। सब्लिमेशन होता क्या है, देखो नियम तो ये कहता है कि जब भी कोई सॉलिड होगा पहले तो वो लिक्विड में बनेगा, लिक्विड के बाद बनेगा वो गैस में। लेकिन ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस को ऐसी कोई सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिस प्रोसेस से वो होते हैं उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये ऐसे कौन कौन से और जो सब्सटेंस है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से, जैसे आयोडीन है, आयोडीन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, कैंपर हो गया, अमोनिया हो गया। मैंने यहाँ पर जैसे कि आपने देखा हो कैंपर होता है वो जो जलाया जाता है तुरंत तो सुगंध दे देता है फ्रेशनर की तरह, तो वो सारा तुरंत एकदम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। सॉलिड होता है लेकिन जैसे जलाओगे तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड नहीं बनेगा आपको कि भाई जल्दी जल्दी पूजा करनी है, यहाँ पर बदबू आ गई चलो ये कैंप को जलाओ, तो मतलब वो क्या होगा, सीधा का सीधा उसके अंदर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बदबू चली जाएगी। मतलब इसकी अच्छी नेप्थोलीन हो गया, ये 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से करके जाना। ये नेप्थोलीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी के अंदर मतलब कितनी बार तो पूछा गया है, अलग अलग यूपीपीसीएस, फलाना पीसीएस, ढिमकाना पीसीएस में पूछा गया है। अब एक और ये प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू हम ऐसे सब्सटेंस को अलग करने का काम करते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म से जो सॉलिड फॉर्म में दे रखे हैं और डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस का यूज हम करते हैं ऐसे सब्सटेंस को अलग करने के लिए। और ये कौन कौन से सब्सटेंस है, मैंने आयोडीन हो गया, नेप्थोलीन हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन थे। अभी मैं जब थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी स्लाइड और बची है उसके बाद में क्वेश्चन आते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है जैसे आप गांव के होंगे तो आप जो डेयरी होती है उसको दूध देख के आते होंगे, भाई इनको पैसे दे दो, तो वो आपको किसी को हो सकता है कि 50 रुपए किलो के हिसाब से पैसे दे रहा हो, किसी को 60 रुपए किलो के हिसाब से। लेकिन ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए हो क्योंकि वो चेक करता है, पहले वो सैंपल लेगा आपके दूध के, मशीन में रखेगा, गोल गोल घुमाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक लेयर ऊपर जम जाएगी दूध के। मान लो ये नली थी और इसके अंदर ऊपर जो है घी, यहाँ पर थोड़ा सा फैट जम गया नीचे, तो फैट, ये जो फैट जमा, ये जो लाइट पार्टिकल होते हैं और जो बड़े हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो फिर वो इसकी डेंसिटी को चेक करेगा, अच्छा कितनी डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी आ गई, अच्छा भाई ठीक है तुम्हारा जो है दूध प्योर है, ठीक है मैं तुमको 60 रुपए केजी के हिसाब से पैसे दूंगा। किसी की चेक करी वो कम आई, अच्छा तुम्हारी डेंसिटी कम है, इसका मतलब तुम पानी मिलाकर लाए हो, तो भाई मैं तुमको 50 रुपए केजी के हिसाब से पैसे दूंगा। तो ऐसी वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वॉशिंग मशीन ऐसे घूमेगी, करके चारों तरफ घूमेगी, तो उससे होता क्या है कि जो लाइट पार्टिकल होते हैं वो तो लाइट पार्टिकल आ जाएंगे ऊपर, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब आपके कपड़े जो है एकदम वो हो गए और फिर बोलोगे मैं तो नवाब बन गया। तो अब ये बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्लड के अंदर आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाकर वो वहाँ पर सैंपल लेंगे, भाई आपकी प्लेटलेट को अलग करना है, फलाना अलग करना है, तो वो क्या काम करें, ऐसी मशीन में घुमाएंगे, बहुत तेज घुमाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, वो प्लेटलेट सारी चीजें अलग हो जाती है। तो ये याद रखना भाई का, ये जो है वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो भैया वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे ही काम करती है। यहाँ पे कपड़े किस
कैसे साफ होते हैं ये पूछा था, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, तो ये सारी चीजें पूछी थी। वॉशिंग मशीन इज, तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें चीजों को अलग किया जाता है। देखो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज कहाँ पर करते हैं, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये होता है कि वो सारा का सारा ऐसा लगता है जैसे कोई एक मतलब कचरा, जैसे आपने देखा है ना गंदे नाली का काला सा पानी जा रहा हो, तो ऐसा होता है। तो उसमें जो सारी चीजें मिली हुई होती हैं, डीजल, पेट्रोल, ये कैरोसिन, दुनिया भर की चीजें मिली हुई होती हैं, लेकिन उनके सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो उनके जैसे मान लो इस बॉइलिंग पॉइंट, इस वाले इतना उबालोगे तो कैरोसिन बाहर निकल जाएगा, इस पर पेट्रोल, इस पर डीजल, इस पर ये, इस पर, तो वो क्या काम करते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट में इसका यूज किया जाता है। तो फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब तोड़ देना, डिस्टिलेशन, छोटी छोटी चीजों में तोड़ कर रख देना उनको। तो ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है उनको बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग उनको तोड़ा जाता है, और फिर वो जो कहीं से ऐसे बहुत सारी ट्यूब लगी होंगी, एक यहाँ से केमिकल वो जा रहा है और जो वाटर निकल गया, यहाँ से निकल गई पेट्रोल, यहाँ से डीजल, यहाँ से कैरोसिन, ऐसे निकलता रहता है वो। ठीक है, यहाँ से अल्कोहल निकल गया, यहाँ से वैक्स निकल गई, तो ऐसी चीजें उनको अलग अलग उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको उनको निकाला जाता है अलग अलग टेम्परेचर पर। तो अब ये क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब होता है, देखो क्रोमेटोग्राफी का मतलब मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ कि जैसे ये क्या है, ये आपके पास पेपर था, अब आप जो है यहाँ पर ना आपने यहाँ पर इंक, आपने कलर गिरा दिया, काला पीला सारा कलर हो गया। तो इस कलर में से अलग अलग कलर सेपरेट करने हैं, यहाँ पर रेड अलग निकालना है और ब्लू अलग निकालना है, तो कैसे करोगे, क्रोमेटोग्राफी से। तो क्रोमेटोग्राफी का यूज हम जो है एक मतलब इसी पे क्वेश्चन पूछा था ऐसा, मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इतने घुले हुए होते हैं तो उनका बहुत मुश्किल होता है उनको किसी फिल्टर करके उसको, और सब्लिमेशन प्रोसेस के, तो देखो ये सारे प्रोसेस अप्लाई अप्लाई किए जाते हैं और उसके अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये सॉल्यूशन ये जो है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी कहाँ पर, वो अलग बात है, जो आपको चीजें बनी बनाई मिलती है तो आपको पता नहीं लगता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका जो आंसर है वो है डी। अब यहाँ पर यार, तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, इसका आंसर जो है लास्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन होता है वो। और यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन के बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिक्विफाइड, एलपीजी का पूछ रहा है। देखो एलपीजी में मैंने आपको बताया दोनों होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, लेकिन इसमें भी ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है। तो देखो अब मैं आपको ये अब यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कुछ ब्यूटेन लगाएंगे, कुछ प्रोपेन लगाएंगे और कुछ लगाएंगे ये। अब ये जो है मैं जिन्होंने प्रोपेन लगाया उनका तो गलत है, ठीक है, ब्यूटेन ज्यादा होती है, ब्यूटेन ज्यादा होती है। तो अब या ये लगा सकते हैं ई, तो ये तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि क्वेश्चन मतलब झोलझाल है, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन माइनॉरिटी से बनाया गया है, तो इसका जो आंसर है वो डी है। तो होते दोनों ही है, दोनों मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके अंदर, लेकिन उसमें से भी ब्यूटेन सबसे ज्यादा होती है। तो या तो ये आंसर होना चाहिए था उसका। अब मैंने बीपीएससी के कोई आंसर वांसर की देखी नहीं है, लेकिन आंसर इसका ये है, डी आंसर इसका, ठीक है, डी आंसर है इसके लिए, तो वहां पे ध्यान रखना, डी आंसर है इसका। अब ये बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस, मैंने आपको बताया था बायोगैस, तो इसके अंदर मीथेन होती है, CH4 सबसे ज्यादा होती है, नेचुरल गैस ही होती है ये, बायोगैस का नाम दे दिया वो अपने, देखो मीथेन गैस ही होती है ये, ऐसा नहीं कोई ये नेचुरल गैस ही होती है। और जो आपने जितना भी सड़ा भूसा चीज था उसको एक नीचे भर दिया, फिर उसको गैस निकलती है, वो दैट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर। और भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन मेजर जो होता है उसके अंदर मीथेन होती है। दूसरा, अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ द कंफर्ट, ये देखो रेट ऑफ एवोपरेशन पर है, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं रहा है, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। देखो एवोपरेशन होता क्या है, एक तो होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन अलग होता है। देखो सुनो, ये सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में बदलो, लिक्विड को किस में बदलो, आप गैस में बदलो, यहाँ लिख लो गैस। तो जब आप गैस, ये जो सॉलिड सॉरी लिक्विड है, लिक्विड को गैस में बदलते हो तो वो गैस में बदल गई, तो इसको बोलते हैं हम वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन कब होता है, पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको गर्म करना पड़ेगा तभी भाप बनेगा, वो अदर नहीं हो सकता है। समझ गए आप, उसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, अब उस पॉइंट पर ले जाना पड़ेगा आपको, किसी भी चीज को भाप बनाने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाना पड़ेगा, समझ गए आप। लेकिन एवोपरेशन में ये नहीं होता है, आपको जो चीजें होंगी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही जो मॉलिक्यूल होंगे, जैसे इसमें कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो गैस में कब बदले, जब आपने सॉलिड के मॉलिक्यूल सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कब बदले, लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में जब बदले जब आपने उनको 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया, जब जाकर वो बने। लेकिन तो इसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये उसको उबलना शुरू हो गया। लेकिन जो एवोपरेशन के अंदर ये होता है कि एवोपरेशन के अंदर आपको
जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको वेपराइज, उनको जो है भाप में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जाना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उड़कर चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं एवोपरेशन। समझ गए? वेपराइजेशन एवोपरेशन में डिफरेंस। अगर आप उसको वो बैठा हुआ पूछ ले कि भाई क्या अंतर है उसके अंदर बताओ वेपराइजेशन और एवोपरेशन, वो ऐसा वो अपने आप को भी नवाब समझते हैं जो बीपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं या फिर ये यूपीएससी का इंटरव्यू होता है। वैसे तो कबाड़, अरे उनको पता थोड़ी होता है कि वो क्या कौन से प्रोफेसर बनाए या नशा करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, मतलब जो नशाड़ी के जड़ी होते हैं, मतलब आ, पता है हमको। अब तो पता लगा एवोपरेशन। तो ये एवोपरेशन जो होता है, अब यहाँ पर जो है इसी की एप्लीकेशन पर पूछ रहा है कि फैन प्रोड्यूस द फीलिंग ऑफ द ड्यूरिंग द हॉट वेदर। तो जब अच्छा खांसी गर्मी हो रही है तो आपको स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग से होता क्या है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो तो आपके यहाँ पर स्वेटिंग हो रही है तो फैन चलेगा। तो फैन से जो है, फैन से जो यहाँ पर जो स्वेटिंग थी, तो जो पार्टिकल होंगे वो आपकी जो पानी की जो ड्रॉपलेट होगी वो फैन जो एटमोसफेयर में, एटमोस देखो यहाँ समझो, मान लो कि ये लिक्विड है जो स्वेटिंग कर रहा है, किसी की स्किन पर स्वेटिंग है ये। अब ये चारों तरफ इसके जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ गर्म है, तो ये क्या काम करेगा, ये जो पानी की ड्रॉपलेट बनी ये चारों तरफ के सराउंडिंग से हीट लेगी और हीट लेने के बाद ये गर्म होगी। इसे कोई 100 डिग्री तक गर्म नहीं हुई, ये गर्म हुई और ऊपर उठकर चली जाएगी। फिर ये अपने यहाँ पर क्या छोड़ जाती है, ठंडा, मतलब एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। तो यही रीजन होता है कि आपको जो है वो ठंड महसूस होती है। अगर परस्पर ये जो हमको जल्दी से जो स्वेटिंग होती है तो फिर पंखा चला दो तो फिर वो जो ड्रॉपलेट होती है वो उड़कर चली जाती है और फिर हमको ऐसा लगता है वाह क्या ठंडा ठंडा सा लगा। जो एक और चीज होता है यहाँ पर, और जैसा आपने नेल पॉइंट वो नेल पॉलिश क्या लगाते हैं वो लड़कियां लगाती हैं हाथ वो नकुनी पर कुछ एसीटोन। तो ऐसे लगाओगे हाथ पर रखोगे, जैसे मान लो आपकी पाम है ये, तो आपने यहाँ रखा तो कुछ टाइम के बाद आपको ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? देखो ये होता है जो एसीटोन होता है, एसीटोन ही होता है वहाँ नेल पॉलिश वगैरह जो होता है। तो वो जैसे आप अपनी स्किन पर रखोगे तो आपकी जो स्किन होती है वो आपकी स्किन से, क्योंकि इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो आपकी स्किन का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपकी स्किन से टेम्परेचर लेगा, इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो ऊपर उड़कर चले जाएंगे। और फिर इसने जो एनर्जी यहाँ से ली तो ये रीजन ठंडा कर जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ के पास की एनर्जी सारी खा गया तो ये रीजन हो गया ठंडा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसी वजह से ये जो है जो ठंडा ठंडा लगता है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब ये वाला एग्जाम्पल जरा मुझे बताना, वैसे फिजिक्स का है ये, लेकिन ये बताना इसका आंसर कौन सा है, ये बॉइलिंग पॉइंट ये और ये एट द हाई टेम्परेचर ड्यू टू द लो प्रेशर, और या फिर ये द बॉइलिंग पॉइंट एट द हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर। वैसे आंसर इसका ये है, लेकिन बताना फिर भी आपको कितना समझ में आता है क्वेश्चन। इसके लिए मैं अलग से लाऊंगा, तो मैं आपको थोड़ी सी गैसेस का जो रूल है वो बताना चाहूंगा। अब एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, देखो डिसॉल्विंग ऑफ द शुगर इन द वाटर, सीधा सा एग्जांपल है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो यहाँ पर एक झोल झाल है। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल एग्जांपल भी है और बर्निंग ऑफ द कैंडल एक केमिकल एग्जांपल भी है। तो इसलिए कुछ लोगों को हो सकता है ये वाला और कुछ लोगों को ये वाला हो सकता है। तो अगर आप ये लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई गलत है तो ठीक है, पर एग्जामर के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसने किसी हिसाब से क्या देखकर क्वेश्चन पेपर सेट करा है। तो वैसे डिजॉल्विंग इज द शुगर ये अच्छा आंसर है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, एम्बिग्युइटी है, मतलब दोनों चीजें होती हैं, लेकिन इसके अंदर साफ साफ पता लग रहा है कि डी आंसर है, क्योंकि जो पानी के अंदर आपने शुगर मिला दिया, नमक मिला दिया, वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या है, इसमें केमिकल भी होता है फिजिकल भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर दोनों के कंपेरिजन में डी है, इसलिए जो डी आंसर है। प्रेशराइजेशन, मैंने एक स्लाइड शायद मिस कर दी मुझे लगता है, प्रेशराइजेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था, पता नहीं क्या है। तो प्रेशराइजेशन के अंदर ये होता है कि आप जैसे दूध, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना वो बाहर रेंट पे रहते हैं, एकदम दूध लाएंगे, वो दूध लो तुरंत एकदम गैस को उबालेंगे उसको एकदम हाई फ्लेम पर, फिर उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ जाएंगे, दूध ठंडा हो जाएगा, पी लेंगे। तो प्रेशराइजेशन यही होता है कि दूध को एकदम हाई टेम्परेचर पर उबालो, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो और फिर उसको पी लो। उससे क्या होता है, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाएंगे। तो फर्स्ट मिल्क इज हीटेड अप फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड अप, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है, ठीक है। 8 घंटे 10 घंटे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ लोगों ने गलत कर दिया होगा, ये गलत है। ये दूध उबालते हो 8 घंटे 20 घंटे थोड़ी उबालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ द ये इमल्सन, तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, मैंने समझा दिया आपको। टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर, ड्राइड ये आइडेंटिफाई द कलर सब्सटेंस। देखो आइडेंटिफाई द कलर सब्सटेंस जो कलर के जो सब्सटेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने का नहीं, ये तो नहीं है, ये तो सेपरेशन का काम करने का था। देखो ड्राई
ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कलर ये नहीं होता है, सेपरेट करने का काम करता है। जो मैंने क्रोमेटोग्राफी बढ़ाई थी आपको, वो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करने का काम करती है। तो इसका डी आ गया, सेपरेट। सेपरेट सब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। प्रोसेस ऑफ द कैम्फर इनटू द ये सब्लिमेशन, ये बात समझ गया। सेफ मोशन, कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस, सब्लिमेशन। आंसर कौन सा प्रोसेस है? जब चीज है सॉलिड से सीधी डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, वो प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ द कैम्फर, मैंने आपको उसका एग्जांपल बताया था, इनटू द कैम्फर वेपर, मतलब कि कैम्फर एक सॉलिड होता है, कैम्फर जो किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस किस प्रोसेस से हुआ होगा? सब्लिमेशन के थ्रू। तो आंसर हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला। मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय, कैसे कर सकते हो? सब्लिमेशन। मैंने आपको बताया सब्लिमेशन आंसर इसका, समझ गए आप। तो देखो, आप देख रहे हो सब्लिमेशन पर कितने क्वेश्चन पूछे, मैंने पीछे वैसे कराया है सब्लिमेशन। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। काफी लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया। लेक्चर थोड़े लंबे ही हो सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर में एक ही टॉपिक खत्म हो जाए, उसके जितने पिछले साल के क्वेश्चन सारी चीजें मैं आपको करा दूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ तक जा सकता है, वो भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी चीजें दे दूँ। और कल जो है सभी स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के उसके आगे। तो कोशिश करो कि आप चले जाओ। देखो, गलत है, आज गलत के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कभी नहीं उठाओगे, क्योंकि ये तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि वो तो सांप की तरह बिंडी मार के बैठ गया। और ये एक्चुअली होते क्या है, कुछ लोग ना एक भड़वे टाइप के लोग होते हैं, वो पॉलिटिशियन के तलवे चाटते हैं, समझ गए। तो वो भी, उनको भी पॉलिटिक्स में आना होता है, तो वो डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, ऐसे तलवे चाट चाट कर। तो ये लोग जो है सहानुभूति दिखाते हैं, ये जो इसमें बैठे हुए होते हैं। तो इन्होंने मतलब इनको पता नहीं है कि उनकी क्या पावर है, उनको क्या काम करना चाहिए, न्यूट्रल लेना चाहिए नहीं। तो ऐसे इस टाइप के जो लोग हैं, तो जब भी मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो होते हैं, ये ऐसा आता है कि सलमान खान की मूवी में जो बोलता है कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो ये जो आयोग है, वो आगे से जैसी आदेश आता है वो वही करता है। इनको कोई मतलब नहीं है जस्टिस करना, इनजस्टिस करना, क्या करना है, कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो एक तो सबसे पहला तो इसको हटाना चाहिए। दूसरा जो है ये रखना चाहिए भाई, हमारी जो है एग्जाम जो है वो एक फेयर तरीके से हो, ना कि ऐसा कोई धंधेबाजी हो। अब कितने किसी से कई कितने लाख ले रहे हैं, कितने लाख नहीं ले रहे हैं, ये लोग पता थोड़ी लग रहा है किसी को भी। कितनी घूस खा रहे हैं लोगों से ले लेकर, स्टूडेंट से ले लेकर। तो अब ये एक टाइप का करप्शन ही हो गया, ये करप्शन ही है जो एकदम मतलब गुंडा राज चला कर रखा हुआ है। इन लोग खुला करप्शन कर रहा है, जिसको जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो, कोई जो भी करना है तो आयोग को वहां पर देना है। और दूसरी डिमांड ये रखनी चाहिए कि ये जो भी चेयरमैन है इसको हटाया जाए। ये तो बहुत कई सालों से बिंडी मार कर बैठा हुआ है, ऐसे चेयरमैन की जरूरत नहीं है वहां पर। जब तुम्हारे बस का नहीं, थोड़ा स्टाफ बदला जाए। अरे दूसरे लोगों को मौका दो, बहुत सारे बंदे इतने ईमानदारी से काम करते हैं, मतलब दूध में मिलावट हो सकती है लेकिन उनकी ईमानदारी में मिलावट नहीं हो सकती, आप समझ रहे हो। तो ऐसे लोगों को क्या जरूरत है? लेकिन ये वही है ना जो एकदम वो उनकी पॉलिटिशियन की चाटते फिरते तलवे, तो वही ये लोग हैं। ये लोग, इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि इनको इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठाया जाए, वहां पर जाकर और जो है पूरी मतलब इतने लाख स्टूडेंट्स का ये मतलब क्रियाक्रम कर रहे हैं लोग, इस मतलब दुनिया भर के। तो लोगों को मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और जितना भी हो सके अपनी साइड से पूरी कोशिश कर। क्या मतलब है कि तुम्हारे हाथ में एक काम दे रखा है, तुमसे एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो जब बस का नहीं है तो छोड़ दो।